नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस 24 टीवी। जुलाई का महीना आ चुका है, जिसका मतलब है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन भी आ चुकी है। ऐसे में एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे रिटर्न किससे फाइल कराया जाए, कैसे फाइल किया जाए। अगर मैं ओल्ड रेजिम में हूँ तो क्या न्यू रेजिम में मुझे स्विच करना चाहिए कि नहीं? अगर ज़ीरो इनकम है, टैक्सेबल लिमिट से कम इनकम है, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं? आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट मिस्टर बलवंत जैन। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बलवंत जी, बिजनेस 24 टीवी में आपका स्वागत है। सर, जुलाई महीने में टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी सवाल होते हैं, तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे एकदम आसान भाषा में, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर चेंजेस को लेकर है, अपडेट्स को लेकर है। इस साल आईटीआर रिटर्न फाइल करने से पहले ऐसे कौन से अपडेट्स या चेंजेस हैं जिसका एक टैक्स पेयर को ध्यान रखना चाहिए? अगर वो डेट्स को लेकर है, फॉर्म्स को लेकर है, आप क्या कहना चाहेंगे? जहां तक डेट्स का सवाल है, पिछले साल तक जो नॉन ऑडिट केसेस थे उनकी ड्यू डेट है वो 31 जुलाई हुआ करती थी। जी। इस साल से वो डेट को बाइफरकेट कर दिया गया है। जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनकी 31 जुलाई है। जिनकी बिजनेस इनकम है और जिन नॉन ऑडिट केस है उनकी 31 अगस्त है। और जिनके ऑडिट है उनका 31 अक्टूबर है। और जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले उनकी 30 नवंबर है। तो ये तो हो गया ड्यू डेट का चेंज। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न फाइल करने की भी डेट एक्सटेंड कर दी है। पिछले साल तक वो आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट भी 31 दिसंबर थी, और गलती हो गई तो उसको रिवाइज करने की भी डेट वही थी। मतलब सुबह आपने रिटर्न फाइल किया तो शाम तक ही अगर 31 दिसंबर को किया तो रिवाइज फाइल कर सकते थे। अभी ये डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दी गई है। बट जैसा कहते हैं, नो लंच इज फ्री। हम्म। अगर आप 31 दिसंबर के बाद में रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो हम्म। आपको लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए की। वो आपको आईटीआर के साथ ही देनी पड़ती है। सर, जो न्यू रेजीम है ये अब डिफ़ॉल्ट रेजीम बन चुका है। तो ऐसे में अगर एक टैक्स पेयर को डाउट है कि मैं न्यू रेजीम फॉलो करूं या ओल्ड रेजीम में ही कंटिन्यू करूं, तो एक टैक्स पेयर कैसे डिसाइड करें? एक बात तो मैं आपको, जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम न्यू रेजिम है उसका इम्प्लीकेशन बताता हूँ। जी। अगर आप ड्यू डेट तक अगर अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास में ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। मतलब जो सैलरीड लोग हैं, जो एचआरए का क्लेम वगैरह करते हैं, एलटीए का क्लेम करते हैं, और उन जिनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम है उनके लिए ड्यू डेट के पहले आईटीआर फाइल करना जरूरी है। नहीं तो फिर वो वापस वो गाड़ी चुक गए तो न्यू टैक्स रेजिम में जाओगे, जहां पे आपको कोई हम्म। भी एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती है, तो आप हो सकता है आपकी टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए। जहां तक प्रश्न है कि ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम, इसका रेडीमेड आंसर नहीं दिया जा सकता। हम्म। ये टेलर मेड आंसर है। मतलब एक काम कर सकते हैं आप कि जी। आप जब अपना आईटीआर भरने बैठे तब हम्म। दोनों ऑप्शन इवेल्युएट कर दे। ओल्ड टैक्स रेजिम में कितनी टैक्स लाइबिलिटी आती है, न्यू हम्म। टैक्स रेजिम में कितनी टैक्स लाइबिलिटी आती है। और जी। अगर आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर साल ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक टैक्स रेजिम चूज कर दिया तो उसमें ही रहना पड़ेगा। परंतु अगर आपका बिजनेस इनकम है जी। तो आपने एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर दिया तो आपको साल दर साल ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। बस सिर्फ एक ऑप्शन है आपको एक हम्म। बार वापस ओल्ड टैक्स रेजिम से बाहर आने की। फिर आप जब तक आपके बिजनेस इनकम है तब तक आप ओल्ड टैक्स रेजिम में वापस नहीं जा सकते। तो यह बिजनेस इनकम वालों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो अगले सालों की भी इम्प्लीकेशंस आप असेस कर दीजिए। राइट। सर, सैलरीड इनकम के लिए जनरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभार अदर इनकम्स रहती हैं, कैपिटल गेन्स की इनकम रहती हैं, एफडी का इंटरेस्ट होता है। तो जिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की मल्टीपल इनकम्स रहती है उनके लिए कोई एडवाइस है आपकी तरफ से? उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो आपको प्रॉपर आईटीआर चूज करना है। मतलब अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है और कैपिटल गेन नहीं है तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बशर्ते आपका हम्म। 50 लाख से ज्यादा इनकम, टैक्सेबल इनकम नहीं है, फॉरेन असेट्स वगैरह नहीं है, फॉरेन इनकम नहीं है, आप लिस्ट आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर नहीं है, या आप कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। तो
अगर आपके कैपिटल गेन है तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ भी आपकी बिजनेस इनकम नहीं हो, और बिजनेस इनकम हो तो आपको आईटीआर 3 या 4 फाइल करना है। अगर आप प्रिज्यूमटिव स्कीम ऑप्ट करते हैं बिजनेस के लिए तो आपके लिए आईटीआर 4 है, नहीं तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। जिनके कैपिटल गेन की इनकम है उनको, जो अगर म्यूचुअल फंड की है तो म्यूचुअल फंड हाउस से स्टेटमेंट मंगवा लेना चाहिए। इसके अलावा आपका जो एआईएस, आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करते हैं और जी। एआईएस आप चेक कर लीजिए, उसमें क्या इनकम मतलब ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुए और उसकी क्या इनकम इम्प्लीकेशंस है। मतलब हो जी। सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ज्यादा रिपोर्ट हुए हो तो भी आपको वो मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, और कुछ ट्रांजैक्शंस आपके दिमाग में से निकल गए हो, अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो अगर जी। अप्रैल 2025 में कोई ट्रांजैक्शन किया होगा तो हो सकता है हम्म। जुलाई 2026 तक आप भूल भी गए हो, या कोई एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में सेम फंड हाउस में ट्रांसफर किया हो तो आप हम्म। भूल भूल गए होंगे वो। तो ये सब आपको जो एआईएस में सब ट्रांजैक्शंस दिख जाएंगे। आपके ब्रोकर है, ब्रोकर से भी स्टेटमेंट मंगवा लीजिए और वो हम्म। सब ट्रांजैक्शन आपके आईटीआर में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आज की तारीख में, मतलब आप अपने आप को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जानता है। तो आप भूल गए होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं भूलता है, कंप्यूटर नहीं भूलता है। तो आप एकदम सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका रिटर्न बराबर जा रहा है, हम्म। मतलब इज फैक्चुअली करेक्ट। बहुत ही सही बात कही आपने सर। हम जितना हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे इनकम के बारे में नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा इनकम टैक्स को, उसकी जांच, उसकी जानकारी है। सर आपने कहा कि आईटीआर को, सही आईटीआर चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपने एआईएस की बात की। अधिकतर क्या होता है कि जो एक टैक्स पेयर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। एक तो एआईएस है उनके पास, फॉर्म 26 एएस अवेलेबल होता है, फॉर्म 16 अवेलेबल है, तो कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सारी चीज़ें किस लिए हैं। तो आपके हिसाब से रिटर्न फाइल करते वक्त ये सारी चीज़ें किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है? 16 नंबर का फॉर्म जो है वो सैलरीड लोगों के लिए, अपना जो एम्प्लॉयर देता है उसमें सिर्फ सैलरी से रिलेटेड डिटेल होती है, कितना हम्म। टैक्स कटा है, अपना कौन सा टैक्स रेजिम के ऑप्ट किया है। इसके करेक्ट। अलावा एक जमाने से चला आ रहा है 26 एएस, वो आपके टैक्स ट्रांजेक्शन्स का लेखा जोखा है, जिसमें आपने क्या एडवांस टैक्स भरा है, क्या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, क्या रिफंड आया है आपका, कहाँ कहाँ टीडीएस कटा है। मतलब ये 26 से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कोई इनकम छूट तो नहीं गई। अगर टीडीएस कटा है तो वो इनकम आपको बतानी ही पड़ेगी। और जो एआईएस है वो इन सब का पेरेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे फॉर्म 16 है या 26 एएस में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपके एआईएस में है। इसके अलावा भी आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, जैसे शेयर्स परचेज है, म्यूचुअल फंड के रिडीम्शन परचेज है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह का कोई ट्रांजैक्शन वगैरह किया है, मोटर जो कुछ एंटिटीज है उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ईयरली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और वो राइट। डेटा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है वो पैन नंबर वाइज कोलेट होता है, और वो सब डेटा आपको एआईएस में दिखता है। तो आप जब अपना आईटीआर भरने बैठते हैं तो एआईएस को जरूर से देखें। और ये एआईएस जो है वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब आज आपने एक्सेस किया तो कुछ इंफॉर्मेशन होगी, आप 2 महीने बाद में एक्सेस करेंगे तो कुछ और इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। तो आप आईटीआर जब भरने बैठते हैं तब एक बार वापस, अगर पहले भी आपने डाउनलोड कर दिया है एआईएस, एक बार वापस डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई एंटिटी ने अपना स्टेटमेंट बाद में फाइल किया हो तो वो आपके पुराने वाले एआईएस में नहीं दिख रहा हो। इवन आप आईटीआर भरने के बाद भी मेरा तो सुझाव रहेगा कि आप 2-3 महीने बाद में एक वापस ये आईआईएस डाउनलोड करके वेरीफाई कर हम्म। लीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं है जो आज आज की तारीख में जिस दिन आप एक्सेस कर रहे हैं उस दिन आपको हम्म। दिख रहा है, और जो आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं हुआ है।
क्या सही बात कही सर आपने। मैं भी व्यूअर्स को एक बार रिपीट करना चाहूँगी कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको सर्व करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है। और जैसा कि सर ने कहा कि ये एक रिकरिंग थिंग है, आपने एक बार डाउनलोड कर लिया और आप उसे रिटर्न फाइल करते वक्त वही एक्सेस कर रहे हैं। तो एडवाइस ये है कि आप तुरंत एक बार फिर से कर लें, हर क्वार्टरली एक बार एक्सेस करें, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आए हों। थैंक यू सो मच सर। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेरी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो लॉ के हिसाब से अगर आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही है। इसके अलावा और दूसरे क्राइटेरिया भी है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, फॉरेन ट्रैवल का 1 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, आपका टीडीएस 25,000 से ज़्यादा है, आपके बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इन सब कंडीशन में भी आप कवर नहीं होते हैं तो भी आपको आईटीआर भरना चाहिए। एक तो क्या है, कंटिन्यूटी रहती है आपके जो डॉक्यूमेंटेशन, इस बहाने आप अकाउंटिंग वगैरह भी कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ चल रहे हैं। आपको कोई लोन वगैरह का एप्लीकेशन करना है तो भी आपको ये जो लेंडर है वो आईटीआर मांगेगा। वीसा एप्लीकेशन के टाइम भी जो कॉन्सुलेट है वो जनरली इंसिस्ट करते हैं कि आप अपना आईटीआर भरा है उसका प्रूफ हमको दे दीजिए। तो अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम इनकम है फिर भी एडवाइजेबल ये है कि आप रिटर्न फाइल करें, क्योंकि उसके और भी सारे बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। सर, अगर आपको हमारे व्यूअर्स को कोई एक एडवाइस देनी हो इस साल रिटर्न फाइल करने से पहले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही राय अगर देनी है तो आप अपना जो AIS है वो डाउनलोड करें, आपके पास जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है उससे कंपेयर करें, अगर कुछ वेरिएशन है तो करेक्शन के लिए वहाँ पे डाल दें और वापस आप AIS को आईटीआर भरने के बाद भी एक्सेस करें। मतलब आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो लेखा जोखा है वो AIS में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता है, जो आपके आईटीआर फाइल करने के लिए रेलेवेंट है। सर, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल एडवाइस है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए ये मदद रूप रहेगा। आपने हमारे लिए वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिजनेस 24 टीवी आपको बहुत बहुत थैंक यू करती है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए और ऐसे ही एजुकेशनल पर्पस के लिए हम जो ये आप तक वीडियोस पहुंचा रहे हैं, इसे देखने के लिए आप जुड़े रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ।